अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने जैकोबी और गॉस सीडल मेथड यूज़ करके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड जो होता है वो हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो मैक्स 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन होती है। अगर आप यहाँ देखो x1 की पावर भी 1 है, x2 की पावर भी 1 है और x3 की पावर भी 1 है, तो ये सारी लीनियर इक्वेशन है। तो ये जो मेथड्स हैं गॉस सीडल और जैकोबी, जिससे आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो दोनों मेथड जो हैं वो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक तो पावर 1 होगी और इक्वेशन आपके पास एक से ज़्यादा होगी, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, उससे ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, उसमें हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो हैं 6x1 - 3x2 + x3 = 11, 2x1 + x2 - 8x3 = -15, x1 - 7x2 + x3 = 10. Use Gauss Seidel method with initial vector x0 = 0 0 0 टी जो दिया हुआ वो आपके पास सोल्यूशन, यानी ये ट्रांसपोज लिख के कि आपके पास सोल्यूशन जो है इस फॉर्म में, अगर आप ax = b लेते हो तो सोल्यूशन जो है वो यहाँ इस तरह से कॉलम वेक्टर की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे वो टी लेके वो उसको रो वेक्टर वाली फॉर्म में लिख देते हैं। That system can be written in diagonally dominant form by interchanging the second and third equation and setting up the iteration. पहले वो कह रहे हैं क्योंकि डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, डायगोनली डोमिनेंट चेक करने के लिए आप पहले पॉजिटिव और नेगेटिव साइन छोड़ दो, आप सिर्फ नंबर को कंसीडर करो। डायगोनल एलिमेंट आपके पास ये वाला होता है जो इस पोजीशन पे 1 1 पोजीशन पे, A2 2 पोजीशन पे और A3 3 पोजीशन पे होता है। उसका नंबर आप देखो और बाकी जो 2 या 3 जितने भी हैं उसी रो में जितने भी आपके पास कोफिशिएंट है उन सब का सिर्फ नंबर, नेगेटिव साइन नहीं लेना, सिर्फ नंबर, क्योंकि मॉडुलस होता है कंडीशन में तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। सिर्फ आपने नंबर्स लेके ऐड करने हैं और वो डायगोनल वाली पोजीशन वाले कोफिशिएंट से छोटे होने चाहिए। इक्वल हो सकते हैं लेकिन उनसे बड़े नहीं होने चाहिए। अगर बड़े हैं तो मतलब वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। ये आपके पास 3 है और ये 1 है, 4 और यहाँ पे 6, तो ये वाला जो हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट है, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, क्योंकि अगर नंबर बड़ा हो जाता है तो फिर वो स्ट्रिक्टली होता है। अगर बाकी का सम उस नंबर के इक्वल आ जाता है तो वो सिर्फ डायगोनली डोमिनेंट होता है, वो स्ट्रिक्टली नहीं होता। अगर सिर्फ ग्रेटर वाली कंडीशन है तो वो स्ट्रिक्टली होगा, और ग्रेटर और इक्वल वाली कंडीशन है तो फिर वो, यानी अगर आपके पास 6 है और यहाँ आपके पास बन जाता है 4, तो ये स्ट्रिक्टली वाला है। अगर आपके पास 6 है और राइट हैंड साइड पे आपका आंसर है ये 6 ही आ जाता है दोनों का सम, तो यहाँ पे इक्वालिटी भी आ जाती है, यानी इक्वल वाली कंडीशन में 6 = 6 वाला आ जाता है। तो ये जो होता है वो डायगोनली डोमिनेंट कहते हैं, इसको हम स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं कहते। ये जो होता है वो स्ट्रिक्टली होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो हमारे पास डायगोनल डोमिनेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट वाला जो है अगर हम देखें तो ये बनती है आपके पास डायगोनल वाली पोजीशन A2 वाली, इसका जो है 1 है यहाँ पे नंबर और ये है 2 + 8 10, ये नंबर बड़ा हो जाता है। ये वाला जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारे पास डायगोनल डोमिनेंस को नहीं सेटिस्फाई करी कंडीशन को। थर्ड वाली आप देखो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, ये मतलब ये जो आपके पास है थर्ड वाली पोजीशन पे ये है डायगोनल डोमिनेंस वाला, ये 1 है, 1 + 7 जो है 8 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करी। यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि सेकंड वाला एलिमेंट यहाँ बड़ा है और थर्ड वाला एलिमेंट यहाँ बड़ा है, तो अगर इनको हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास डायगोनल डोमिनेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड रो को चेंज कर देंगे और फिर इस इक्वेशन को हम आइटरेटिव फॉर्म में लिख देंगे, यानी इससे हमने x1 की वैल्यू निकालनी है, इसको हमने x2 वाली के लिए यूज़ करना है और इसको जो है वो x3 वाले के लिए यूज़ करना है। x1 11 है, ये 3x2 नेगेटिव हो रहा है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये x3 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये x3 आ गया आपके पास, और ये जो 6 है वो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो k और k आ रहा है, अब x2 है और x3, जब हम x1 निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो x1 ही फाइंड आउट कर होता है। जब हम x1 फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमारे पास x2 और x3 नहीं निकला होता, यानी x2 भी पिछली आइट्रेशन का होता है और x3 भी पिछली आइट्रेशन का होता है। तो यहाँ पे अगर हम x1 k + 1 आइट्रेशन का निकाल रहे हैं तो x2 और x3 जो है हमारे पास k आइट्रेशन का होगा। तो जब हम आइट्रेशन वाली फॉर्म में सेट करेंगे तो x1 k + 1 आएगा
और x2 और x3 k वाली का आएगा, क्योंकि इस आइट्रेशन में अब हमने x2 भी फाइंड आउट नहीं किया हुआ और x3 भी फाइंड आउट नहीं किया हुआ, तो आपके पास ये k ही रह जाएगा। और ये x1 जो है वो हम नेक्स्ट फाइंड आउट करें तो हमारे पास x1 जो है वो k+1 आइट्रेशन लगा देगा। इसी तरह जब हम x2 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम गॉस सीडल मेथड से करें, अगर जोकोबी मेथड से करते हैं तो ये दोनों के होते हैं और नेक्स्ट में भी हमारे पास के यूज़ हो रहा होता है। लेकिन ये गॉस सीडल मेथड में हमने क्या करना होता है, जो फाइंड आउट हो चुकी होती है वैल्यू उसको हमने यूज़ कर लेना होता था उसी आइट्रेशन में भी। अभी आपके पास आ गया नेक्स्ट, अपने जो थर्ड वाली थी जिसको हमने सेकंड से रिप्लेस किया था उससे हमने निकाल लेना है x2 वाली वैल्यू। तो आपके पास आ जाएगा 10, ये नेगेटिव 10 था, ये दोनों पॉजिटिव से दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये 1/7 ये 7 है वो नीचे डिवाइड होके -1/7 बन जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर जो है वो x1 जो है फाइंड आउट हो चुका है, तो यहाँ पे आपने x1 जो है xk+1 जो है वो k+1 वाली आइट्रेशन वाला यूज़ फाइंड आउट हो चुका है। तो हमने गॉस सीडल मेथड की वजह से यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन वाला यूज़ करना है x1, और x3 क्योंकि अभी फाइंड आउट नहीं हुआ तो वो वही वाला आइट्रेशन वाला यूज़ करना है। तो ये आपके पास +1 आ जाएगा और x3 जो है वो k आइट्रेशन वाला आएगा। इसी तरह x3 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x1 भी फाइंड आउट हो चुका है और x2 भी फाइंड आउट हो चुका है, तो हम x1 भी k+1 आइट्रेशन वाला यूज़ करेंगे और x2 भी k+1 आइट्रेशन वाला यूज़ करेंगे। k+1 और ये भी x2 भी k+1 आइट्रेशन वाला यूज़ करेंगे। अब स्टार्टिंग सोल्यूशन हमने लेना है x0 यानी 0 0 0। इसका मतलब क्या है, x1 जो है वो 0 आइट्रेशन 0 लेवल पे आपके पास 0 है, क्योंकि सोल्यूशन अगर आप निकाल रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का तो उसमें जितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उन सबका रिजल्ट निकालना है हमने। x2 0th लेवल पे आपके पास 0 है, और x3 भी आपके पास 0 लेवल पे 0 के इक्वल है। अगर हम k = 0 लें तो आपके पास x1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, k = 0 ले तो आपके पास x1 फर्स्ट लेवल पे आ जाएगा यानी 1 आ जाएगा लेवल 1 पे 1/6, x2 भी लेवल 0 पे और x3 भी लेवल 0 पे आ जाएगा, क्योंकि वो भी x2 भी लेवल 0 पे 0 है और x3 भी लेवल 0 पे 0 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और टोटल रिजल्ट बन जाएगा 11/6। तो x1 एट लेवल 1 आपके पास आ जाएगा 11/6, या इसका पॉइंट में आंसर निकाले दोनों तरह से, ठीक है, फ्रैक्शन में ले लें या पॉइंट्स में ले लें। पॉइंट में 1.833 आ जाएगा। x2 जब हम निकाल रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा -10, x1 k+1 लेवल पे k+1 लेवल पे जो था वो था 11 ही। अगर हम लेवल 1 पे निकाल रहे हैं तो लेवल 1 पे x1 जो था वो 11/6 था, और x3 क्योंकि पिछले लेवल वाला आएगा और वो 0 था तो यहाँ 0 पुट कर देंगे और आपके पास -49/42 आंसर आ जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो -1.166 या रिजल्ट आ जाएगा। x3 वाले में अगर k की जगह 0 पुट करेंगे तो x3 जो है लेवल 1 पे आपके पास आ जाएगा 1/8 15। x1 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, यानी अगर 11/6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 22/6 आ जाएगा, और x2 भी लेवल 1 पे था -49/42 वो आ गया। इनको सॉल्व किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया, इसको डिवाइड किया तो 2.1875 आ गया। ये x1 x2 और x3 तीनों जो है वो लेवल 1 पे निकल गए। लेवल 2 के लिए हमने क्या करना है, लेवल 2 के लिए हमने k की जगह 1 पुट करना है। ये k की जगह 1 पुट किया हुआ है, अब आपके पास k की जगह 1 पुट करने से क्या बन जाएगा, ये आपके पास x1 जो है वो आ जाएगा लेवल 2 पर 1 + 1 2 लेवल पे आ जाएगा। अब आपने x2 जो है वो फर्स्ट लेवल वाला और x3 जो है वो फर्स्ट लेवल वाला, क्योंकि अभी वो नेक्स्ट आइट्रेशन में तो फाइंड आउट नहीं हुआ ना, तो पिछली आइट्रेशन वाला ही हम यूज़ करेंगे, यानी ये भी पिछली आइट्रेशन वाला और ये भी पिछली आइट्रेशन वाला। अब x1 जो है आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन का निकला है, जब x2 आप सेकेंड लेवल पे फाइंड आउट करोगे तो आपके पास, क्योंकि x1 फाइंड आउट हो चुका है नेक्स्ट लेवल पे तो आपने x1 की जगह वही पुट करना है, लेकिन x3 क्योंकि फाइंड आउट नहीं हुआ तो हमने x3 पिछले लेवल वाला यूज़ कर लेना, नया रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह x3 जब हम पुट करेंगे 1/8
15। अब x1 भी हम नेक्स्ट इटरेशन का फाइंड आउट कर चुके हैं, x2 भी, तो आपने x1 की जगह भी न्यू वाली वैल्यू पुट करनी है और x2 की जगह भी आपने x3 लेवल 2 पे हमारे पास यहाँ पे x1 जो है वो k+1 फाइंड आउट हो चुका है, यानी सेकेंड लेवल पे x3 अगर हम सेकेंड लेवल पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो x1 सेकेंड लेवल पे और x2 भी सेकेंड लेवल पे फाइंड आउट हो चुका है, तो हमने वही वैल्यू यूज़ करनी है और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह k = 2 के लिए हमारे पास थर्ड लेवल पे x1 आ जाएगा, तो हमने x2 और x3 क्योंकि फाइंड आउट नहीं हुआ तो पिछले लेवल वाले यूज़ करने हैं, ये x2 और ये x3, रिजल्ट आ जाएगा। x2 थर्ड लेवल पे फाइंड आउट करना है, तो जो x1 है वो फर्स्ट लेवल पे फाइंड आउट हो चुका है, तो ये हमने x1 जो है उस लेवल पे वैल्यू पुट करनी है, लेकिन जो x3 है वो पिछले लेवल वाला ही आएगा, सेकेंड लेवल वाला। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। x3 थर्ड लेवल पे हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास x1 और x2 दोनों ही आपके पास ये x1 और x2 नेक्स्ट लेवल पे फाइंड आउट हो चुके हैं, ये आपने पुट कर देने और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2.0021। x जो है यहाँ पे हमारे पास x1 का आंसर आ गया, ये x2 का रिजल्ट आ गया और x3 का ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया। अगर आप देखो तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक 1.00 -1.00 2.00 क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने 2 डेसिमल से निकालना है 3 डेसिमल से निकालना है, तो आप अगर यही वाला रिजल्ट भी लिख दोगे तब भी आपका जो आंसर है वो ठीक आ जाएगा। लेकिन अगर आपको देखना है तो 1.00 1.0025 तो ये ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है, ये -1 के इक्वल है और ये 2 के इक्वल है, तो आप इसको रिजल्ट को छोटा करने के लिए या थोड़ा कॉम्पैक्ट करने के लिए आप 1.0 -1.0 और 2.0 लिख सकते हो कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट आंसर है। ये भी एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, तो अगर आप अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख रहे हो तो आप राउंड ऑफ करके, क्योंकि 0.0098 राउंड ऑफ होगा, 0.0025 राउंड ऑफ होगा, 0.0021 राउंड ऑफ होगा, तो आप इसको 1.0 -1.0 और 2.0 वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट टू 3 डेसिमल प्लेसेस द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम यूजिंग गॉस सीडल मेथड। इस पर भी हमने गॉस सीडल मेथड अप्लाई करना है और 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी पॉइंट्स के बाद 3 प्लेसेस तक हमने फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट, मतलब न्यूमेरिकल सोल्यूशन, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर जो है वो रिपीट होना शुरू होता है। इक्वेशन हमारे पास 3 इक्वेशन दी हुई है, उसको जब आप 4 आइट्रेशंस करोगे तो आपके पास 1.0568 1.3645 0.6509 ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वैसे भी जो आपके पास गॉस सीडल मेथड होता है उसका जो सोल्यूशन होता है जल्दी कन्वर्ज करते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट है ये वाला 4 आइट्रेशंस के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय गॉस सीडल मेथड 10x1 plus x2 2x2 plus x3 is equal to 9 2x1 plus 20x2 minus 2x3 is equal to -44 minus 2x1 plus 3x2 plus 10x3 is equal to 22। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम दिया हुआ है ऑलरेडी डायगोनल डोमिनेंट है, अगर आप देखो तो 10 है 2 + 1 3 ग्रेटर है, 20 है वो 2 + 2 4 से बड़ा है, यहाँ 10 है 3 और 2 5 से बड़ा है, तो ये स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट सिस्टम है आपके पास। इसमें हम क्या करते हैं आइट्रेटिव सिस्टम वाली फॉर्म में बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आपको नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे 0 0 0 x1 भी 0 x2 भी 0 और x3 भी 0 कंसीडर करेंगे। आइट्रेटिव फॉर्म में सेट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से x1 निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि डायगोनल डोमिनेंट है ऑलरेडी तो उसको हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वाली से हम x2 निकालेंगे और थर्ड वाली से जो है वो x3 फाइंड आउट करेंगे। x1 के लिए ये 2x2 माइनस हो जाएगा और x3 माइनस हो जाएगा और 10 जो है डिवाइड हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे 2x1 माइनस हो जाएगा और 2x3 जो है वो प्लस हो जाएगा। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये 2x1 जाके प्लस हो जाएगा और ये 3x2 जो है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ 10 डिवाइड होगा और सेकंड वाली में 20 डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ -20 कॉमन लिया हुआ है, तो ये अगर -20 है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ जाएगा। इस -20 को +20 कर दें और ये जो है पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद हम इसको आइट्रेटिव फॉर्म में लिखने के लिए x1 में x2 और x3 पर k अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे पिछले आइट्रेशंस की वैल्यू होती है। x2 में
x1 जो है वो k+1 पे फाइंड आउट हो चुका है, तो हम इसको k+1 वाली फॉर्म में लिखेंगे, और जो x3 है वो नहीं फाइंड आउट हुआ तो हम उसको k ही लिखेंगे। x3 वाली k+1 पे जो हमारे पास x1 भी फाइंड आउट हो चुका होता है और x3 भी फाइंड आउट हो चुका है, तो x3 अगर हम k+1 लेवल पे निकाल रहे हैं तो x1 k+1 वाले लेवल का ही पुट करेंगे और x2 भी k+1 लेवल वाला पुट करेंगे। अब जब x1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 भी 0 लेवल पे होगा, 3 भी 0 लेवल पे होगा। इन दो के आंसर जो है x1 0 लेवल पे 0 है, x2 भी 0 लेवल पे 0 है और x3 भी 0 लेवल पे 0 है, तो सारे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 9/10 आंसर आ जाएगा, ये x1 आ गया। जब x2 निकाल रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव माइनस कॉमन ले लिया, आप ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही सेम बात हो जाती है। फिर आपने x1 क्योंकि फाइंड आउट हो चुका है 0.9, तो 0.92 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x3 वही 0 वाला रह जाएगा, तो ये आपके पास x2 का भी रिजल्ट निकल गया। नेक्स्ट है x3 में आपके पास x1 भी पिछला वाला नेक्स्ट लेवल का निकल चुका है और x2 भी, तो वो भी हम 0.9 और -2.29 पुट करेंगे तो आपके पास x3 नेक्स्ट आ जाएगा। कि फर्स्ट जब k की जगह 1 पुट करेंगे तो लेवल 2 हो जाएगा और लेवल 2 में हमने x1 में सारे लेवल 0 वाले पुट करने, क्योंकि x2 और x3 नेक्स्ट फाइंड आउट नहीं हुआ। 2 फाइंड आउट करेंगे तो x1 आपने नेक्स्ट लेवल वाला और x3 जो है वो पिछले लेवल वाला फाइंड आउट, ये फर्स्ट लेवल वाला, और x3 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो x3 में आपने x1 और x2 दोनों नेक्स्ट लेवल वाले पुट कर देना। सिमिलरली k = 2 है, तब भी आपके पास लेवल 3 आ जाएगा। x1 में दोनों x2 और x3 2 लेवल वाला फाइंड आउट यूज़ होगा। x2 जब आप फाइंड आउट करोगे तो x1 जो है वो 3 लेवल वाला पुट होगा, लेकिन x2 जो है वो x3 सॉरी जो आपके पास है वो सेकेंड लेवल वाला यूज़ होगा। x3 जब 3 लेवल पे फाइंड आउट, थर्ड लेवल पे फाइंड आउट करेंगे तो x1 और x2 दोनों थर्ड लेवल पे फाइंड आउट हो चुके होंगे, वो पुट करके आपने फाइंड आउट करना। सिमिलरली 3 पुट करेंगे तो आपके पास फोर्थ लेवल आ जाएगा और आपने वही जो प्रोसेस है रिपीट करना है। ये भी आपके पास थर्ड लेवल वाला होगा, x2 भी और x3 भी थर्ड लेवल वाला। जब x2 फाइंड आउट करोगे तो x1 जो है वो फोर्थ लेवल वाला होगा और x3 जो है वो आपके पास थर्ड लेवल वाला होगा। और जब आप 3 फाइंड आउट करोगे तो आपके पास x1 और x2 दोनों जो हैं वो आपके पास फोर्थ लेवल वाले होंगे, ये आपके पास 2.99 रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 आइट्रेशंस के बाद अगर आप देखो तो x आपके पास जो सोल्यूशन है वो क्या निकलता है, अप्रॉक्सीमेट 0.99 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, -1.999 ऑलमोस्ट इक्वल टू -2 के इक्वल है। क्योंकि ये भी आपके पास अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है तो इनको हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। 2.999 तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो 4 आइट्रेशन के बाद आपके पास ऑलमोस्ट जो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकलता है वो 1.0 -2.0 3.0 अप्रॉक्सीमेटली। सॉल्व बाय गॉस सीडल मेथड, ये आपके पास 4/4 का जो आपके पास इक्वेशन है। अब आपके पास 3 नहीं 4 आंसर्स आएंगे, 4 x1 x2 x3 और x4 आएंगे, 4 इक्वेशन बनेंगी। ये भी आपने गॉस सीडल से सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका जो है अपने अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट निकालना है, ये आपने खुद करना है असाइनमेंट में। आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा इस सेकंड वाले पार्ट में, उसमें आपके पास जो x1 है वो इक्वल टू तकरीबन इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1। x2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 के, x3 जो है वो आपके पास इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड x4 जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपने फाइंड आउट कर लेना। इससे आगे वाले क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।